लक्ष्मी, दुर्गा, शारदा, सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्म अनूप। स्त्री को सृजन की शक्ति माना गया है, अर्थात जो स्त्री है उसी से मानव जाति का अस्तित्व है। नमस्कार, शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल और आज का हमारा जो विषय है, महिलाओं के लिए संतुलित आहार कितना जरूरी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अंजलि चौहान, जो कि स्टेट प्रोग्रामिंग हेड हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। महिलाओं के लिए संतुलित आहार कितना जरूरी है, इस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो महिलाओं के लिए संतुलित आहार से पहले मैं बात करूंगी, जो महिलाओं का जो जीवन चक्र है वो बहुत अलग अलग रहता है। कई तरह के जो फेसेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। जो महिलाओं के चक्र की बात करें तो वो क्या है? ये चक्र शुरू होता है जब एक बच्ची गर्भ में पल रही होती है। उस समय उसकी हर शिशु की जो गर्भ में पल रहा है उसकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पोषण की बात करते हैं, उसके बाद वो पैदा हो जाती है तो उस समय 6 महीने तक माँ के दूध पर रहती है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद वीनिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे के जीवन में। फिर धीरे धीरे बच्ची जब बड़ी होती है तो 5 साल तक कई बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों को लगती हैं, जिसकी वजह से हम टीकाकरण करवाते हैं उनसे प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाने के लिए। इसके बाद 11 साल से लेकर 16 साल तक एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो महिला के और लड़कियों के जीवन में आता है, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, जब उसकी माहवारी शुरू होती है। इसके बाद महिला जब बड़ी हो जाती है, उसका विवाह हो या वो गर्भाधारण जब करती है, उस समय भी उसकी जो शरीर होता है उसमें डिफरेंट प्रकार के चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एंड फिर आगे चलकर मीनोपॉज जो है वो 45 से 55 वर्ष की उम्र की महिलाओं में ये देखा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो इन सभी पड़ावों में बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि महिला जूझती है। बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, परंतु जैसे हम कुपोषण की बात कर रहे हैं तो कुपोषण, इस सभी स्टेजेस में कुपोषण सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है एज अ डॉक्टर। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो कुपोषित होने की रहती है। जैसे मैम आपने कुपोषण की बात की, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कुपोषण क्या है और इसके कारण क्या है? जी, कुपोषण होता है जब आपका सही पोषण ना हो। तो इसके लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जो कि आपकी एज के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से और आप किस तरह का काम करते हैं। जैसे हार्ड लेबर का काम कर रहे हैं तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, अदरवाइज आप सेडेंट्री जॉब करते हैं तो थोड़ी कम रहती है। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट्स रहती हैं चीज़ों की। अब वो क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये आपको एनर्जी देते हैं, जिसे हम कैलोरीज में बात करते हैं कि इतनी कैलोरी की आवश्यकता है। इसके अलावा जो आपका पूरा बैलेंस डाइट होती है उसमें मिनरल्स होते हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके हड्डियों के लिए और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए काम आते हैं। तो इसका अगर सही मात्रा में लिया जाए तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि हम खाना खाते हैं और हम कहते हैं कि हम प्रॉपर फूड ले रहे हैं। जैसे आपने मिनरल्स और विटामिन की बात की, तो अगर हम मिनरल्स और विटामिन की बात करें तो इनके मेन सोर्स क्या हैं? देखिए, मिनरल्स और विटामिन्स बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब 20-25 टाइप के मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जिनकी आवश्यकता होती है। तो परंतु अगर कुछ मुख्य लें तो, और स्पेशली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है वो है आयरन। और आयरन का आपने सुना भी होगा कि कितना एनीमिया जो है वो ग्लोबली फैल रहा है। हमारे प्रदेश में भी काफ़ी महिलाएं 50% से अधिक अनीमिक हैं। सो आयरन का जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती मिलीग्राम्स में, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, परंतु इतना भी हम ले नहीं पाते हैं। तो अगर आप इसमें सोर्सेस की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट और आपका जो मिल्क है और आपके आलमंड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आयरन के मेजर सोर्सेज होते हैं। तो जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो लोकली अवेलेबल जितने भी विभिन्न प्रकार के जैसे आपके फूड्स होते हैं उनमें रिच आयरन सोर्सेज होते हैं। तो दैट इज फर्स्ट आयरन। इसके बाद जो मुख्य रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फोलिक एसिड की।
तो फोलिक एसिड जो होता है उसका काम बॉडी में होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसको वो बनाता है, तो इससे खून की कमी जो देखी जाती है महिलाओं में मेनार्की के टाइम या गर्भावस्था के टाइम, उसको वो रोकता है। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए जो कि गर्भ धारण करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पेट में पल रहे शिशु के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। ये उसके आप नर्वस सिस्टम जो होता है उसको डेवलप करने में आवश्यक होता है। तो जिन महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई इस तरह की न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फोलिक एसिड के सोर्सेज की बात करें तो इसमें बिसाइड्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग एंड मिल्क, मशरूम इसका बहुत अच्छा सोर्स है फोलिक एसिड का। इसके अलावा आपके कैल्शियम की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि जब महिला 45 से 55 साल की होती है और वो मीनोपॉज के पड़ाव में पहुंचती है तो उसे हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनमें देखी गई हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए और जब ग्रोइंग एज होती है उस समय बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम के भी यही मुख्यतः सोर्सेज हैं जो हमने पहले भी बताए हैं। इसके बाद आयोडीन होता है। एक आयोडीन जैसे आपने सुना होगा ग्वाइटर या घींगा हो जाता है। प्लस आयोडीन जो होता है उसकी हमें इम्पोर्टेंस रहती है जब घर में शिशु पल रहे होते हैं तो उनके जो मानसिक विकास है उसके लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता है, जो कि माँ के थ्रू जाता है। और अगर जब बच्चा भी होता है, छोटी बच्चियां होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उस समय भी आयोडीन क्या सोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानसिक डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका एकमात्र सोर्स है आपका आयोडाइज्ड फूड। तो आयोडाइज्ड फूड जैसे नमक आता है, अभी कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं कि आटे में भी इसको आयोडाइज्ड कर दें, उसको आयोडाइज्ड फ्लोर्स हों, तो अगर वो अवेलेबल है तो वो, अदरवाइज नमक हमारा मुख्य सोर्स है जो आयोडाइज्ड सॉल्ट हो। जैसे सेंधा नमक वगैरह है जिसमें कि आयोडीन नहीं होता है, तो दैट डज नॉट हैव आयोडीन। हाँ, तो ये देखना जरूरी है कि आप जो घर में नमक का इस्तेमाल करें वो आयोडाइज्ड है। हाँ जी, हाँ जी। जब ये जो लड़की है, छोटी कन्या है, जब वो उसके जो माहवारी शुरू होती है तो अक्सर हम जो है इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? माहवारी एक बहुत ही मैं कहती हूँ महत्वपूर्ण पड़ाव होता है एक लड़की के जीवन में। तो इस समय क्या हमने देखा है कि क्योंकि लड़की को ठीक से काउंसलिंग बच्चियों को नहीं की जाती, माहवारी क्योंकि स्टिग्मेटाइज रखते हैं, ना माताएं अपनी बच्चियों से बात करती हैं, ना टीचर्स जनरली बच्चों से बात करते हैं। परंतु अब परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी स्थिति बदल गई है, इसे खुलकर इसके बारे में बात की जा रही है। परंतु जहाँ पर लड़की जो होती है अगर वो सहम जाए और उसे ऐसा लगे कि क्यों माहवारी शुरू हुई, तो कई बच्चियां जो हैं वो अवसाद में चली जाती हैं, सैडनेस या डिप्रेशन में चली जाती हैं जब ये शुरू होता है। तो इससे आपका न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आप ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से खेलते नहीं हैं। न्यूट्रिशन अगर आपने अपनी बॉडी में ठीक रखना है तो उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिव होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो न्यूट्रिशन इंटेक होगा वो जरूरी होगा। इसके अलावा माहवारी के टाइम पे ब्लड लॉस होता है, तो ये ब्लड लॉस जो होता है काफ़ी मामूली मात्रा में होता है, परंतु अगर उस समय लड़कियों को, जैसे हमने कई बार सुना होगा कि दही नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, विभिन्न प्रकार का परहेज बता देते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इस चक्कर में वो जो 5 दिन होते हैं उस समय जब ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, इसके विपरीत क्या हो जाता है कि वहाँ पे लड़कियों को खाना ही नहीं दिया जाता है और उनका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो इसी तरह हर माह जब आपके 5 दिन इतना सेटबैक लगता है न्यूट्रिशन में, धीरे धीरे लड़कियां जो होती हैं वो कुपोषित हो जाती हैं और इससे माहवारी में तकलीफ आती है। माहवारी में तकलीफ आने से न्यूट्रिशन फिर कम हो जाता है, तो ये विशियस सर्कल बन जाता है। और यही कारण है कि हिमाचल में अगर आप NFHS का डाटा देखेंगे तो 52% लड़कियां जो हैं वो एनीमिक हैं 10 से 19 वर्ष की आयु में। सो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है हमारे। जैसे ये एनीमिक की जो आपने बात की, तो उसके मुख्य कारण क्या रहते हैं और किन विशेष बातों का उस समय ध्यान रखना चाहिए कि एनीमिक, और महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस समय क्या विशेष, किस तरीके से अपने आप को जज किया जा सकता है कि मुझे ये जो है ये प्रॉब्लम है और मैं एनीमिक होने जा रही हूँ, उसके लिए क्या महिलाओं को कैसे जागरूक हों वो?
एनीमिया एक बहुत ही बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि जी। जैसे मैंने कहा 50% से अधिक आपकी जो 10 से 19 वर्ष की उम्र की लड़कियां हैं और गर्भवती महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। जी। तो एनीमिया का देखिए कारण यही रहता है कि आपकी बॉडी में एक तो ब्लड लॉस होता है बिकॉज ऑफ मेनार्की, और आपके जो सोर्सेज होते हैं आयरन के, आप आयरन युक्त आहार नहीं लेते हैं। तो ये जनरली बच्चियों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आजकल देखते हैं आपकी बच्चों में चाहे लड़की हो लड़का हो तो जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो पेट तो भर जाता है, दे आर हाई एनर्जी फूड्स, तो पेट भर जाता है, ऐसा लगता है कि हमने खा लिया, हम ठीक है, एक्टिव हैं, परंतु वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जिनमें कि विटामिन्स और मिनरल्स कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं और खाने के तरीके हैं जिस वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग जब कोई खाना खाता है तो एक बड़ा प्रचलन है कि चाय भी साथ में पी लेते हैं, या फिर शुरू में कभी भी चाय पी लेते हैं। तो चाय में भी फाइटेट्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो अगर आपके फूड में आयरन है परंतु ज़रूरी नहीं कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो आपकी बॉडी वही यूज कर सकती है जो एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए हमें कुछ बातों का इस समय जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो आपका ये हो गया कि न्यूट्रिशन आप ठीक से लें। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना कि आपके अंदर खून की कमी है, वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। यदि आप देखते हैं कि किसी बच्ची में, यदि आपको नहीं तो खुद भी लगता है कि आपका काम में आप बहुत एक्टिव नहीं है, थोड़ा काम करके आपका सांस फूलने लग जाता है, आप पैदल जा रहे हैं तो जल्दी ही आपको थकान महसूस होती है जबकि आपके साथ वाले एक्टिवली मूव कर रहे हैं। इसके अलावा स्किन में एक पीलापन सा आ जाना, सफ़ेदी आ जाना धीरे धीरे, आपकी जो जीभ है, आपके जो नेल्स हैं उनमें एक सफ़ेद जैसी सफ़ेदी जैसी आना जिसे हम पैलर कहते हैं। अगर इस तरह से आता है, उसके बाद बच्चों में देखा गया है कि पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है, खेल कूद में वह नहीं अपने आप को परफॉर्म कर पाते। तो ये बहुत सारे लक्षण होते हैं एनीमिया के। अब अगर आपको ये लक्षण आ जाते हैं तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आप अपने डे टू डे फूड से उस कमी को पूरा कर सकें। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, खून की जांच जिसे कहते हैं, और ये एक प्रिक मेथड से हो जाता है। मतलब आपको कोई सिरिंज से खून लेने की आवश्यकता नहीं, प्रिक मेथड से हो जाता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है, जो कि महिलाओं में 12 से 14 ग्राम जो है, 10 से 14 ग्राम जो है वो नॉर्मल पाया गया है। तो अगर आपका 12 से थोड़ा सा कम 12 से कम आता है हीमोग्लोबिन, तो आप एनीमिक हैं। तो उसके लिए आपको गोलियां लेने की आवश्यकता होगी, ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। अगर इससे भी अधिक कम हो जाता है, 10 ग्राम से भी अधिक कम हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन, तो उसमें और विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कि आयरन के इंजेक्शंस भी होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपकी इस तरह की कमी आपको लगता है, ये सिम्टम्स हैं, तो अपनी खून की जांच करवाएं और जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं उसको लें। इसके बाद क्या देखा गया है कि जब आप ट्रीटमेंट पे जाता है पेशेंट, तो वो आयरन की गोली लेकर थोड़ा ठीक सा महसूस करने, वो एकदम उसे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक गलत बात है। हाँ जी, क्योंकि 6 महीने तक आपको ये गोलियां जो है वो लेनी चाहिए। जिस तरह से आपने गोलियों की बात की, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को क्या है कि उनको जब वो वीकनेस फील होती है तो महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, केमिस्ट की शॉप पे जाके या मल्टीविटामिन्स खरीद लेंगी या आयरन और जो है कैल्शियम। तो महिलाओं को अक्सर ये रहता है कि आयरन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमी है और वो जो है वो दवाई खा लेती हैं। इस तरीके से दवाई लेना कितना सही है? हाँ, ये महिलाओं में ही नहीं, ये पुरुषों में भी यही प्रॉब्लम है। और ये होता है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और आजकल नेट डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं और ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं ये, तो अगर आप इस तरह की मेडिसिन मांगेंगे तो वो मिल जाती हैं। ये सही नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है, आयरन की अगर बात करें तो आपके अंदर अगर आयरन की मात्रा ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, तो अगर आप इसकी गोलियां लेना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कभी भी डॉक्टरी जांच की सलाह के बिना आयरन जैसे कोई भी मल्टीविटामिन्स नहीं लेने चाहिए। अब कैल्शियम की ही बात कर लेते हैं। कैल्शियम सभी को दे देते हैं केमिस्ट की, हाँ आपको कहीं बोन पेन हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम ले लें। ऐसा नहीं होता। कैल्शियम भी अगर आप बॉडी में अधिक मात्रा में लेते रहेंगे और आपकी शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है तो किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए कभी भी इन मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लेना नहीं लेना चाहिए। जी।
एक महिलाओं के लिए बैलेंस डाइट क्या है? अगर हम एक महिला, कामकाजी महिला की बात करें, वो भी हम सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो हम एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो उसको हम कैसे उसको कवर कर सकते हैं, कि कैसे हम कम समय में अपने साथ कैरी कर लें, या कैसे उस चीज़ को हम जो है कोप अप कर सकते हैं कि और प्रॉपर बैलेंस डाइट ले पाएँ? देखिए, बैलेंस डाइट में एक तो हमने अभी विस्तार में बात की कि क्या क्या पदार्थ हैं या क्या सोर्सेज हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा इसका कंपोनेंट है कि आपको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको रेगुलर मील्स लेने चाहिए। आपके जो मील्स के टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी ठीक चलता है और आपकी पाचन क्रिया जो होती है वो भी अच्छे से चलती है। तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मेजर मील्स होते हैं जो ज़रूर लेने चाहिए। इनका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए और ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, उसके बाद लंच और सबसे हल्का आपका डिनर होना चाहिए। हाँ जी, इसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फ्रूट ब्रेक होनी चाहिए जिसमें आप कोई फ्रूट ले लें। मौसमी फल जो होते हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं। और लंच और डिनर के बीच में अगर आप कोई स्नैक्स लें तो वो बहुत बेहतर रहता है, जैसे चाय सभी पीते हैं। और चाय कभी भी खाली नहीं पीनी चाहिए, कोई ना कोई स्नैकिंग ज़रूर होनी चाहिए चाय के साथ, नहीं तो चाय से बहुत गैस्ट्राइटिस हो जाता है और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो होते हैं। सो इस तरह से मील्स का टाइमिंग आपके ठीक होने चाहिए और 5 बार कम से कम जो है आपको मील्स लेने चाहिए। जी, ये दूसरा कंपोनेंट है न्यूट्रिशन का। जी, न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि जो हम खा रहे हैं या हम बना रहे हैं तो वो हम प्रॉपर जो है वो डाइट ले रहे हैं, पर जब हमारी जो कुकिंग हैबिट्स हैं, जिस तरीके से हम भोजन बनाते हैं, तो वो उस पर भी कोई विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा मसाले और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना हमारे लिए खतरनाक है? मसाले की ही आपने बात की तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो मसालों का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मसाले खाने में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि मसाले जनरली जैसे आप चिलीज मिर्च का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है उसको काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे कि गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स ऐसी जैसी बीमारियां जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो सादा भोजन खाना सबसे सही रहता है। परंतु जैसे आपने कुकिंग प्रैक्टिसेस की बात की तो छोटी छोटी बातें हैं किचन की, जैसे नमक दानी जो होती है वो शीशे की बोतल में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे प्लास्टिक में सेव करेंगे तो आयोडीन उसमें रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है और आयोडीन की मात्रा खत्म हो जाती है। तो शीशे के बोतल में ही नमक को आप उसे सेव करें। फिर हमारी मसाला दानी होती है किचन्स में, तो हम क्या करते हैं, नमक उसमें निकाल के रख देते हैं, तो आयोडीन जो होता है वो उड़ जाता है। तो इसलिए यही सही रहता है कि छोटी बोतल आप रखें शीशे की और उसी से नमक को जो है उसे खाने में डालें। आप कुकिंग करते समय तड़के के दौरान नमक बहुत डाला जाता है, क्योंकि हम कहते हैं टमाटर पकते नहीं हैं या कोई और रीज़न रहते हैं। तो तड़के के दौरान जब आप नमक को पकाते हैं तो उसका आयोडीन खत्म हो जाता है। तो आप चाहे आयोडाइज नमक युक्त आहार खा रहे हैं परंतु आपने आयोडीन को उड़ा दिया है। तो इसीलिए हमेशा अगर आपने जैसे टमाटर पकाना है या कुछ ऐसा, इसके लिए आपको नमक चाहिए तो थोड़ा सा नमक डालें। अगर आप 2 चम्मच डाल रहे हैं खाने में नमक तो आधा चम्मच ही उस समय प्रयोग करें। बाकी जब आपका खाना पक जाता है, जैसे दाल है, सब्जी है, पक गई है, उसके बाद नमक को डालें। तो हाँ, और फिर नमक में ये देखना चाहिए कि आयोडाइज नमक का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आयरन के बर्तनों में आप खाना बनाते हैं तो जो आयरन का तत्व होता है उसमें जैसे हमने कहा कि आयरन की बहुत आवश्यकता रहती है, तो उनसे भी खाने के अंदर जो आयरन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप आयरन के साथ आयरन के यूटेंसिल्स में खाना बनाते हैं। इसके अलावा जब आप खाना बनाते हैं तो उसे ढककर पकाएं, क्योंकि अगर आप उसे खुला पकाते हैं तो उसके बहुत सारे विटामिन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। फिर जब आप खाना बनाते हैं तो लिमिटेड सा खाना बनाएं और फ्रेश फूड बनाएं। ऐसे नहीं कि आपने सुबह बना लिया और वो पूरे लंच डिनर सबके लिए वो चल रहा है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। फिर हम आजकल फ्रिज का इतना प्रचलन है और हम बहुत सारा खाना स्टोर करते हैं, तो हम जब गरम गरम खाने को फ्रिज में डालते हैं और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा भर के डाल देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो, जैसे आपने सब्जी डाली है तो सब्जी की ऊपरी परत में तो टेम्परेचर है कि कोल्ड टेम्परेचर है, फ्रिज का मेंटेन हो रहा है, परंतु उसके जो अंदर बॉटम में जो फूड होता है उसका टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं होता है। तो इस तरह खाना खराब हो जाता है, जो कि हमें नहीं पता चलता कि खाना खराब हुआ। और बार बार जब आप खाने को गर्म करते हैं तो उससे भी उनके जो सोर्सेज होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर अंजलि चौहान, आप जो हैं स्टेट जो है प्रोग्रामिंग ऑफिसर
प्रोफेसर हैं और साथ ही आप जो हैं ये नेशनल हेल्थ मिशन में आप जो है शिमला में काम करें, तो क्या लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या लोगों को बताया जाता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स हैं अपनी हेल्थ के लिए? जी, न्यूट्रिशन रिलेटेड हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में चलते हैं। और बहुत सारे हमारे, जैसे आजकल भी पोषण माह जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें WCD डिपार्टमेंट जो होता है उसके कोलैबोरेशन के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जैसे आपने कहा प्रोग्राम्स, तो सबसे पहले हमारा एक प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ के अंडर आता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जैसे ही शिशु पैदा होता है उस समय विदिन 1 आवर आपको फीडिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद एक प्रोग्राम है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाया जाता है, जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि 6 महीने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग का, ब्रेस्ट मिल्क का क्या इंपॉर्टेंस रहती है। इसके बाद हम लोग जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए जब वो अस्पतालों में आती हैं तो उन्हें आयरन की गोलियां मुफ्त में दी जाती हैं, जिससे कि उनका जो आयरन का कंजम्पशन है वो थोड़ी नॉर्मल रहे और एनीमिया की वे शिकार ना बने। इसके अलावा 10 से 19 वर्ष की जो किशोरियां हैं, उनके लिए हमारे जितनी भी बच्चियां स्कूल में जाती हैं या आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके लिए विफ्स का कार्यक्रम चलता है, जो कि वीकली आयरन फोलिक एसिड स्कीम है, जिसमें कि हर हफ्ते स्कूलों में एक एक गोली जो होती है वो बच्चियों को और इवन बॉयज़ को खिलाई जाती है। तो वो एक कार्यक्रम है। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत एक कार्यक्रम है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में चलता है, जिसमें कि सभी वर्ग की महिलाओं, पुरुष और सभी लोगों के लिए एनीमिया की कमी ना हो, उसकी बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो गोलियां हैं वो मुफ्त में दी जाती हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो लड़कों को जो है वो ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है अगर हम कहें महिलाओं की अपेक्षा, ये मिथ कितना सही है? ये एक्चुअली गलत मिथ है, क्योंकि अगर हम जब एनर्जी की बात करते हैं फ्रॉम फूड, तो उसमें जेंडर का फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ एक्चुअली द एक्टिविटी। तो अगर एक महिला है जो कि एक लेबर है, तो वो भारी काम करती है, तो उसमें उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जो महिला ऑफिस में काम करती है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है क्योंकि उसका, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। परंतु लड़के और लड़कियों में एनर्जी में, मतलब ये जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। जो थोड़ा बहुत कैलोरीज का फ़र्क रहता है वो केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो सोर्सेज होते हैं उनके लिए रहता है। अदरवाइज विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं उसकी इक्वल मात्रा जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इन दोनों के लिए। तो ये मिथ हम जो है वो बिल्कुल गलत है कि जो महिलाओं को है वो कम पोषण की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इस समय हम कई बार जो है महिलाओं की जैसे डिलीवरी होती है उस समय भी हम कहते हैं कि नहीं, ये नहीं देना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। उस समय भी किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली यही एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि एक तो पीरियड्स के दौरान, जो कि महिला के जीवन चक्र में हर 5 दिन महीने में आता ही है, और उस दौरान भी बड़े सारे परहेज़ करवाए जाते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और डिलीवरी के बाद भी इसी तरह का सिनेरियो रहता है कि भाई दूध से बच्चे को कुछ इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो मटर नहीं खाने हैं, आपने भारी दालें नहीं खानी है। जबकि ये जो दालें हैं ये प्रोटीन का सोर्स हैं और उस समय महिला को ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और यही कुछ हमारे मैं कह सकती हूँ इस तरह के मिथ्स हैं जो समाज में है, जिसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं उनकी बॉडी में काफ़ी सारा जो न्यूट्रिशन होता है उस समय लॉस हो जाता है। जैसे अगर आप हर महीने 5-5 दिन किसी लड़की को, बच्ची को बोलेंगे कि माहवारी के दौरान आपने ऐसा अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि हर महीने उसके अंदर कितना ज़्यादा लॉस होता जाएगा और धीरे धीरे बॉडी जो होती है उससे कोप अप नहीं कर पाती है। एंड इवन आफ्टर डिलीवरी जो महिलाओं में जो एक कमज़ोरी जो पनपती है आफ्टर, जैसे 42 डेज तक ऐसा परहेज़ किया जाता है, तो वो जो कमज़ोरी होती है उसको पूरा करने के लिए कई साल लग जाते हैं और फिर भी वो पूरी नहीं होती हैं, तो वी शुड अवॉइड इट। डॉक्टर अंजलि चौहान, आप इस हमारे कार्यक्रम में आए, आपने महिलाओं के प्रति इतना हमें जागरूक किया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि महिलाओं को जो है अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। महिलाएं जो हैं वो देश की तरक्की में आगे हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तभी हम जो है हर क्षेत्र में काम कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।